The topic for today, as you know very clearly, how to get benefit of SME subsidies and incentive, a practical approach. This is your own 5 a.m. cash flow mastery session. मैंने सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना चाहूंगा the way regularly and consistently you are participating in 5 a.m. cash flow mastery. Like 5 बजे सुबह के और आप मेरे साथ लाइव हो, और इसके बाद जो रिकॉर्डेड सेशन भी देखेंगे उनका भी स्वागत है आपके फ्यूचर के रिकॉर्डेड सेशन के लिए। क्यों अटेंड कर रहे हैं 5 a.m. सेशन? इसलिए अटेंड कर रहे हैं, ये कैश फ्लो मास्टरी में ना आपको वो गोल्डन नगेट मिल रहे हैं डे टू डे लाइफ के लिए। जब आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो तो नेचुरल आउटकम है, आपकी कंपनी का कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा कंटेक्स्ट मैं सेट करता हूं। कंटेक्स्ट ये है कि आप टॉपिक देखो एक बार आज का। ये टॉपिक भी आप ही ने सजेस्ट किया था, जिसके ऊपर मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से और रिसर्च के द्वारा आज प्रेजेंट कर रहा हूं। द पॉइंट इज हाउ टू गेट बेनिफिट्स ऑफ एसएमई सब्सिडी एंड इंसेंटिव। देखो एसएमई की डेफिनेशन काफी वास्ट हो चुकी है। 250 करोड़ तक की टर्नओवर वाले मीडियम एंटरप्राइज के अंदर आते हैं। आऊंगा डेफिनेशन के ऊपर कि who all are included. So a huge number of businesses are already covered there. तो गवर्नमेंट सब्सिडी इंसेंटिव लेकर आती रहती है। अब पॉइंट क्या है, जैसे आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल कंट्रोलर है। अब आपने एजुकेट किया अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों को कि भाई थोड़ा अवेयर रहो, देखो आसपास क्या हो रहा है, क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसके लिए हमारी कंपनी इंटाइटल्ड है लेकिन हम ले ही नहीं रहे। मैं आपसे शेयर करूंगा थोड़ी देर में। अभी एक ऐसा इंसेंटिव है, जैसे आप 1 करोड़ रुपए तक का लोन लेते हो तो उसके ऊपर 15% गवर्नमेंट की तरफ से अमाउंट मिलता है। एफडी हो जाती है 15 लाख की, 1 करोड़ के ऊपर 15%, 15 लाख की, और वो एफडी 3 साल तक चलेगी। और थर्ड ईयर के बाद वो जो आपने टर्म लोन लिया है किसी मशीनरी के लिए, भाई बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, टेक्निकल एक्सपेंशन के लिए हम लोन लेते हैं। अब वो जो लोन लिया है बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस की टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए आपने लिया, मशीनरी परचेज की, तो उसके ऊपर जो 15 लाख रुपए की एफडी थी वो आपको लोन से एडजस्ट हो जाएगी थर्ड ईयर के बाद। यानी कि मोटा मोटी 15 लाख रुपए तक का बेनिफिट आ गया। आपके पास जो अकाउंटेंट है, मान लो उनकी सैलरी है 25,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ इंटू 12 इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज। तो अकाउंट डिपार्टमेंट में आपके अकाउंटेंट को आपने 3 लाख रुपए दिए। अब वो अवेयर है और देखते रहते हैं कौन सी सब्सिडी है, कौन से इंसेंटिव है, क्या चीजें चल रही हैं जो मेरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। उसके लिए अप्लाई किया, फॉलो अप किया, वर्किंग की, और ये वाला अमाउंट आपको मिल गया। अब देखिए आउटफ्लो कितना रहा आपका, 3 लाख रुपीज का। इनफ्लो कितना आया, 15 लाख रुपीज का। हो गई ना कॉस्ट जस्टिफिकेशन, हो गई ना कॉस्ट जस्टिफिकेशन। दैट मीन टू से कि जब हमारी अकाउंट्स टीम के लोग सिर्फ और सिर्फ परचेज सेल की एंट्रीज करते हैं और बुक्स अपडेट करने के लिए, बैंक की ट्रांजैक्शंस को अपडेट करने के लिए, वेंडर के साथ डील करने में सिर्फ लगे रहते हैं, लेकिन इसके बारे में अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से देखो कितना भयंकर बड़ा नुकसान हो रहा है हमारी कंपनी को। जो बेनिफिट हमें मिल सकते थे लेकिन हमने वो बेनिफिट नहीं लिए। जो आज के वर्क कंडीशन के अंदर आपको याद होगा कि पिछले लॉकडाउन के दौरान इन द ईयर 2020 कितना 2 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया था। तो सारे हैरान थे, ये कौन से 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, कहाँ चला गया वो, हमारे पास तो आया नहीं। वो सारे के सारे इसी तरह के सब्सिडी बेनिफिट के फॉर्म में था। जैसे फंड ऑफ फंड क्रिएट किया गया था, 10,000 करोड़ उसके लिए एलोकेट किए गए थे, और बड़ी सारी चीजें हैं जो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में क्या क्रिएट कर रहा हूं आपके लिए,
कॉन्टेक्स्ट ये क्रिएट कर रहा हूँ कि अकाउंट्स में जो आपके फाइनेंशियल कंट्रोलर है वो खाली एक सब्सिडी पे काम थोड़ी करेंगे 15 लाख रुपए की, उसके अलावा उन्होंने रूटीन के तो सारे काम मैनेज करने ही हैं। या अगर आपको स्ट्रेंथन करना है, फाइनेंशियल कंट्रोल का डिपार्टमेंट नहीं है हमारी कंपनी के अंदर, हम नहीं ध्यान दे रहे, तो ये कैश फ्लो के लिए ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया था। जरा आप अवेयर हो जाओ। कहते हैं ना, प्रैक्टिकली जब तक आप देख नहीं लोगे तो मानोगे नहीं। तो ठीक है, लेट अस स्टार्ट। आप देख लो। आपका सबसे पहला सवाल क्या यही आ रहा है क्या, कैन आई गेट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव? आपको मिलेंगे क्या? ये कौन सी सब्सिडीज है, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं है कौन से इंसेंटिव है, हम बिजनेस कर रहे हैं। बात करूंगा एक एक करके, सबकी आज बात करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर हमें किसी भी तरीके की सब्सिडी या इंसेंटिव के लिए इंटाइटलमेंट लेनी है अपने बिजनेस के लिए, तो हमारा उद्योग आधार रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब क्या होता है उद्योग आधार? जैसे इंडिविजुअल का आधार नंबर होता है, वैसे हर एक बिजनेस का एक उद्योग आधार नंबर जनरेट होता है। उसके लिए एक साइट है गवर्नमेंट की, msme.gov.in, वहां पर जाना है और अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। वो सारे के सारे डिटेल और इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप साइट पे जाएंगे तो उसके ऊपर जो आस्पेक्ट जिसके लिए जनरली मेरे को क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, वो फिगर भी भरनी है। और उसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो वो वाली फिगर भरनी होती है। तो ये वाली फिगर्स आप पहले कैलकुलेट कर लो और उसके बाद आप एमएसएमई की साइट के ऊपर जाकर बड़े इजीली उद्योग आधार को अप्लाई कर लोगे। वो बड़ा बेसिक है। इसके ऊपर एक ओटीपी भी आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर। तो कोई परेशानी आएगी तो मेरी टीम से, जेएस से ऑनलाइन के ऊपर आप सपोर्ट ले लेना, अदरवाइज बड़े इजीली आप इंटाइटल्ड हैं। और अपग्रेडेड लेटेस्ट देख लेना कि आपने उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डाली हुई है कि नहीं डाली हुई। तो उद्योग आधार आपने रजिस्टर्ड कर दिया। ओके, तो अब क्या करें? अब हम चलते हैं, जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। भाई ये डेफिनेशन जरा खुल के बता दो कि क्या है। जो पहले डेफिनेशन थी ना, उससे तो अब चेंज हो चुकी है। आप देखो रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन क्या है। एमएसएमई के अंदर एम स्टैंड करता है माइक्रो के लिए, एस स्टैंड करता है स्मॉल के लिए, और फिर एम स्टैंड करता है मीडियम के लिए। ई मतलब इंटरप्राइज। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अब क्लासिफिकेशन बड़ी सिंपल कर दी है। आप नीचे देखो, वो तो पुरानी डेफिनेशन है, आप नीचे देखो कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक की है या टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक की है तो माइक्रो। अगर इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ तक की है और टर्नओवर 50 करोड़ तक की है तो आप स्मॉल कहलाएंगे। मीडियम का मतलब है 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आपकी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, और टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे। देखो कितना 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 वास्ट डेफिनेशन कर दिया गया है। पहले क्या था? पहले आपकी लिमिट कितनी थी? 5 करोड़ 10 करोड़ तक की थी। अब देखो 50 करोड़ से लेके 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ की टर्नओवर मीडियम के अंदर आ गई है। अब कुछ स्कीम्स होती हैं, जैसे ये स्कीम माइक्रो के ऊपर है, ये सारी की सारी स्कीम स्मॉल के ऊपर है, और ये सारी स्कीम मीडियम के ऊपर भी एप्लीकेबल है आपके इंटरप्राइज के ऊपर। तो आपका क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन ये था कि कैन आई गेट सब्सिडी एंड इंसेंटिव? तो आंसर इज बड़ा सिंपल है, आपका उद्योग आधार होना चाहिए। अप्लाई कर दो ऑनलाइन, और आप देख लो डेफिनेशन के हिसाब से जिस कैटेगरी में आप आते हो वहां पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो कैसे करें? व्हेन टू अप्लाई फॉर सब्सिडी? कब अप्लाई करें? एक ना गलती कर जाते हैं, एक गलती क्या कर जाते हैं कि गवर्नमेंट की ना बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अप्लाई किया करो। हम क्या करते हैं, सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर चुके हैं, फिर एप्लीकेशन लेके पहुंच जाते हैं गवर्नमेंट के पास कि देखो कि ये हमने इन्वेस्टमेंट की है और आप हमें सब्सिडाइज कर दो। रिजेक्ट हो जाती है हमारी एप्लीकेशन, रिजेक्ट हो जाती है। अब आप कहोगे अप्लाई करना कहाँ है? देखो बैंक्स में अप्लाई होता है, उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक है जैसे सिडबी है, वहां अप्लाई करना है। और कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहां अप्लाई करना है। कुछ मिनिस्ट्रीज है वहां अप्लाई करना है। तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन कौन सी स्कीम है। उस स्कीम के अंदर ही लिखा होता है कि कहाँ पर अप्लाई करना है। तो मैंने ये क्या बोला,
मैंने कहा कि आपको बिफोर इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। बिफोर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप मान लीजिए किसी जगह के ऊपर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आप एक बिजनेस एंटिटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो लैंड परचेज होगी, उसके बाद बिल्डिंग क्रिएट होगी, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करेंगे, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए होगा। तो एप्लीकेशन आपने पहले फाइल की, तो कुछ कंडीशंस होती हैं। सब्सिडी का मतलब होता है कि पैसा इन टर्म्स ऑफ मनी आपके बैंक अकाउंट के अंदर आता है, और इंसेंटिव का मतलब होता है कि आपको इंसेंटिव दे दिया, जैसे कि टैक्स का रेट कम लगेगा, इंसेंटिव दे दिया कि आपको कोई टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड कर दिया, एंड लाइक दैट, वो इंसेंटिव होता है। और सब्सिडी हो गई जो डायरेक्ट मनी की फॉर्म के अंदर होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली, उसके ऊपर जीएसटी इनपुट वगैरह सारा टैक्स भी दे दिया, और फिर गवर्नमेंट उसको रिफंड कर देती है। कई बार ये भी होता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह पे कर दिया उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, बाद में उस अमाउंट का रिफंड आ गया आपके पास में। ये सारी की सारी इंटाइटलमेंट अवेलेबल है, किसको? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। पॉइंट क्या था कि क्या हम अवेयर भी हैं इन सब चीजों के बारे में? बड़ी पुरानी बात बताता हूँ, बड़ी पुरानी बात बताता हूँ, दिल्ली की बात बताता हूँ। दिल्ली में क्या था कि पोल्यूशन के चक्कर में सारी की सारी यूनिट्स जो है रीलोकेट हो रही थी। ये केमिकल वाले, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग वाले, हर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जिसके अकॉर्डिंगली निकल कर आया कि सारी फैक्ट्री को दिल्ली से निकाला जाए और रीअलोकेट किया जाए। तो इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए गए, आपको याद होगा, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, इस तरह से बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया बने। और जब वो इंडस्ट्रियल एरिया बने, तो वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म मैनेज करने के लिए कुछ स्कीम्स निकाली गई थी। स्कीम में क्या था कि जिसकी भी यूनिट दिल्ली के अंदर है, और पोल्यूशन के दौरान सीलिंग की ड्राइव चल रही थी, दिल्ली वाले तो बहुत ज्यादा अवेयर है इस बात को लेके, सीलिंग की ड्राइव चल रही थी उस समय, हाहाकार मची हुई थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब भी आते थे किसी की फैक्ट्री के ऊपर ताला लगा के, सील लगा के चले गए। तब उन्होंने बैंक को ऑथराइज किया। वन ऑफ द बैंक वाज पंजाब एंड सिंध बैंक। मैं क्यों ऐसा बता पा रहा हूँ? क्योंकि मैं भी स्कूटर के ऊपर ना भागा फिर रहा था, हमारी भी एक फैक्ट्री विष्णु गार्डन के अंदर जो है, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। तो स्कीम आई, तो उन्होंने पंजाब एंड सिंध बैंक को ऑथराइज किया। आप समझ लो मैकेनिज्म काम कैसे करता है। पंजाब एंड सिंध बैंक को बोला कि जिस किसी भी यूनिट को रीअलोकेट होना है, सबसे पहले वो अप्लाई करेंगे। तो गवर्नमेंट ने सारे के सारे फॉर्म उन ऑथराइज बैंकों के अंदर रखवा दिए। तो आप बैंक में जाते हैं, फॉर्म उठाते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं। आजकल तो मैन्युअली फॉर्म नहीं फिलअप करना पड़ता, ऑनलाइन ही है सारा। चलो, उस समय क्या था, ऑनलाइन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। फॉर्म फिलअप किया, फिलअप करने के बाद उन्होंने कहा कि ये 50,000 रुपए की एप्लीकेशन है, आप जमा करा दीजिए। उसमें से 5,000 रुपए आपने देने हैं, 45,000 रुपए का बैंक आपको लोन दे देगा, और उसके ऊपर जो छोटा मोटा इंटरेस्ट है गवर्नमेंट उसको भी सब्सिडाइज कर देगी। तो क्या लगा, बैंक में गए, फॉर्म भरा, 5,000 रुपए का ड्राफ्ट बनाया, बाकी 45,000 रुपए बैंक ने अपने आप से फाइनेंस कर दिया, और ये एप्लीकेशन लग गई। एप्लीकेशन लगने के बाद डीएसआईडीसी, कनाट प्लेस के अंदर एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है डीएसआईडीसी। तो डीएसआईडीसी वालों के पास वो एप्लीकेशन पहुंची, उन्होंने लॉट निकाले। लॉट किसके निकाले? बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के। तो किसी को 150 मीटर का प्लाट, तो किसी को 100 मीटर का प्लाट, लाइक दैट उसकी एलोकेशन होनी शुरू हो गई। अब इंटीमेट कर दिया गया, अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिए गए। अलॉटमेंट लेटर इशू करने के बाद फिर वहां से डिमांड नोटिस आई। डिमांड नोटिस आने के बाद भेजा गया कि भाई आप वहां पर अपना प्लाट खरीदेंगे, आप वहां पे यूनिट लगाएंगे। अब गवर्नमेंट बड़े सारे बेनिफिट दे रही है। पहले बेनिफिट क्या दिया था? अप्लाई करने के टाइम पे सिर्फ 5,000 रुपए देने हैं, बाकी पैसे बैंक फाइनेंस कर देगा, बड़े ही सब्सिडाइज रेट के ऊपर, बड़े ही लिमिटेड रेट के ऊपर। अगर हम नॉर्मली पूरा पैसा देते या कहीं बाहर से लोन लेके देती तो महंगा पड़ता। तो इस तरह से वो इंसेंटिव मिला। फिर गवर्नमेंट ने जब डीएसआईडीसी को ऑथराइज किया, मिनिस्ट्री को, चलो ठीक है आप इसको हैंडल करोगे। तो पॉइंट क्या था वहां पे, सिडबी को एसोसिएट कर दिया डीएसआईडीसी के साथ में। तो जितनी भी एप्लीकेशनें हैं, अब उसकी जो पेमेंट करनी है, मान लो 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी है उस जगह की, 10 लाख की पेमेंट करनी है। अब आप प्लाट भी लगाओगे, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करोगे, मशीनें लगाओगे। तो सिडबी को ऑथराइज कर दिया कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्म किसने निकाल दिया? सिडबी ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक फॉर्म निकाल दिया। उन्होंने कहा कि ये फॉर्म भर के ले आओ। अब उस फॉर्म के अंदर पूरा लिखा हुआ था कि मैं क्या काम करता हूँ, कितना काम करता हूँ। एक तरीके से जब हम बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो फाइनेंशियल वायबिलिटी,
टेक्निकल वायबिलिटी जो बनती है वो इतना मोटा सा फॉर्म था सिडबी का, वही उसने दे दिया, जिसके अंदर क्या मेरी अगले 4 सालों 5 सालों में टर्नओवर रहने वाली है, क्या मेरा कैश प्रॉफिट होगा, क्या मेरा फ्री रिजर्व अवेलेबल होगा, कितना मेरी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, यूनिट जब रीअलोकेट करेंगे, वो पूरा का पूरा फॉर्म था। उस फॉर्म को जो है इंडिविजुअल खुद भी भर रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी भर रहे थे उस फॉर्म को। चलो भर दिया, भरने के बाद वहां जमा करा दिया। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो भी इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, थोड़े से पैसे जमा कराए उस पर्सन ने जिसने वो यूनिट खड़ी करनी है, और बाकी सारे के सारे सिडबी ने फाइनेंस कर दिए और उसको लंबा एक लोन का अमाउंट दे दिया। उन्होंने कहा यूनिट तो भी रीअलोकेट हुई नहीं है, तो क्या करेंगे? तो हम इसको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आप पे करो और एक मोरेटोरियम पीरियड दे दिया। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब है कि आपको इतने टाइम तक सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, उसके बाद प्रिंसिपल की ईएमआई पे करनी होगी। और वो जो लोन भी दिया ना, वो नेग्लिजिबल रेट के ऊपर लोन दिया, सब्सिडाइज करके रेट दिया। और वो जगह भी एलोकेट की थी, वो भी कम रेट के ऊपर एलोकेट की। और ऐसे करते करते यूनिट्स को रीअलोकेट किया। आप कह रहे हो मैं ये आपको सब क्यों बता रहा हूं? मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज की डेट में भी मैकेनिज्म इसी तरीके से ही चलता है, इसी तरीके से ही चलता है। हमने कहीं पर अपनी यूनिट सेटअप करनी है, तो उसके इसके लिए पहले अप्लाई करना है। अगर हमारी यूनिट ऑलरेडी चल रही है, जैसे आपकी ऑलरेडी चल रही है यूनिट, तो जिनकी यूनिट्स ऑलरेडी चल रही है उनके लिए अलग तरह की स्कीम्स हैं। अलग तरह की स्कीम का मतलब ये है कि आपने कोई नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, तो उसके अंदर आपको 15% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगी। और बड़ी सारी स्कीमें एक एक करके सारी बताता हूँ, बट आप पहले फंडामेंटल समझ लो। फंडामेंटल क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो एमएसएमई को प्रमोट करना चाहती है। बहुत सारी एसोसिएशंस बनी हुई हैं और अलग अलग समय के ऊपर स्कीम निकलती रहती है। तो हमें उसके बारे में पूरी तरह से अवेयर रहना है, अप्लाई करना है। तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया कि अप्लाई करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई खास एक कोई जगह होगी जहां पर हम पूछेंगे भाई साहब सब्सिडी कौन कौन सी चल रही है और वहीं पर ये अप्लाई होनी है। ये सब्सिडी फैली पड़ी है हर तरफ। कई स्कीमें बैंकों में एप्लीकेबल हैं, कहीं सिडबी में एप्लीकेबल हैं, कहीं मिनिस्ट्रीज के अंदर एप्लीकेबल हैं। अलग अलग मिनिस्ट्री, जैसे कि फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री की अपनी अलग अलग तरह की स्कीमें निकलती रहती हैं। जैसे कोल्ड स्टोरेज वाले हैं, उनके लिए एक स्कीम निकाल दी मिनिस्ट्री ने कि आप कोल्ड स्टोरेज इंस्टॉल करोगे, इतने कैपेसिटी का इंस्टॉल करोगे तो इतने पैसे हम अपनी तरफ से ही दे देंगे। बैंक्स के अंदर जब हम अप्लाई करते हैं तो वो हमें उसके बारे में बताते हैं। चलो, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अवेयरनेस आपके लिए आया, आपका क्वेश्चन ये था कि कैन आई गेट सब्सिडी? आंसर इज यस। एट व्हाट लेवल? बिगिनिंग से लेके एंड तक, यानी कि जब तक आपकी यूनिट चल रही है, हमारे आसपास कोई ना कोई स्कीम गवर्नमेंट की चल ही रही होती है। हमें करना क्या होता है? हमें राइट पाथ फॉलो करना है। तो वो क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसी के लिए तो आज आप इस सेशन के अंदर आए हो। तो आपने कहा कि क्या ये एचडीएफसी बैंक में भी एप्लीकेबल है? जनरली नेशनलाइज बैंक जनरली हैंडल करते हैं उस पर्टिकुलर स्कीम को। पहले स्कीम समझ लो, फिर आपको पता लगेगा कि वो कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ मैं एक स्कीम शेयर कर रहा हूं, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी। क्या होती है ये? क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी यानी कि आप एक टेक्निकल अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं। आपकी फर्स्ट क्लास यूनिट चल रही है, कहीं भी हो, जहां मर्जी हो, चल रही है, और आपने कहा कि इसकी टेक्निकल अपग्रेडेशन करानी है, थोड़ा प्रोसेस इंप्रूवमेंट करानी है। अब उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। अब जो उसके लिए पैसा चाहिए, तो आप अप्लाई कर दो। आप अप्लाई कर दो तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई एसएमई अपनी टेक्निकल अपग्रेडेशन कराना चाहती है, तो वो लोन जब लेगी, तो बैंक लोन जो लेगी, तो 15% ऑफ द बैंक लोन अप टू 15 लाख, विच एवर इज लेस, यानी कि 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो उसका 15% कितना हो गया? 15 लाख रुपए। तो 15 लाख, 2 करोड़ का लोन लोगे, 2 करोड़ के लोन के ऊपर कितना आया? 15%, वो आया 30 लाख रुपए, लेकिन मैक्सिमम अप टू 15 लाख, विच एवर इज लेस। ये पैसे बैंक आपको फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह रख देगा। ऐसा इसलिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमने मशीनरी खरीदी और सब्सिडी ले ली और उसके बाद अगले महीने काम बंद कर दिया। वो कहते कम से कम 3 साल तो वो काम कर चलना चाहिए ना, गवर्नमेंट आपको अगर सब्सिडी दे रही है। तो इसलिए पहले वो डायरेक्ट पैसे दे देते थे, फिर बाद में अमेंडमेंट आती गई,
फिर उन्होंने कर दिया कि चलो ठीक है जी, ये हम आपको एफडी करा देंगे, जो आपने लोन लिया हुआ है एक्सपेंशन करने के लिए उससे एडजस्ट हो जाएगा। मिल गया आपको 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए कैसे मिला? आपने अवेयरनेस किया। देखो इसकी ना ये स्कीम लेकर आए थे 1 अप्रैल 2017 को। इसकी डेट बढ़ाते 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 इन्होंने कर दी थी 31 मार्च 2021, बढ़ाते बढ़ाते, और ये फिर बढ़ाते रहते हैं, ये बढ़ाते रहते हैं, इनका कुछ नहीं है। तो अभी स्कीमें चलती रहती हैं, तो आप अवेयरनेस से पूछो कि भाई साहब ये अभी ये सीएलएसएस की स्कीम चल रही है क्या? सीएलसीएसएस, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। अब जब पीछे अभी लॉकडाउन हुआ था उसके बाद फिर इन्होंने इसको पुश देके एक्सटेंड कर दिया था। और सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वहां पर ये स्कीम पूरी तरह से एप्लीकेबल थी। क्या करना है आपको? पता करना है, अपने बैंक से पता करना है कि सर ये मैं टर्म लोन ले रहा हूँ। जब भी आप टर्म लोन लेते हो किसी प्लांट एंड मशीनरी के लिए, फॉर्म के ऊपर लिखा होता है आर यू अवेलिंग सम सब्सिडी और नॉट, या पता करो अपने बैंक से कि भाई अभी चल रही है कि नहीं चल रही। तो वो आपको पता लगेगा आपके, तो कहाँ से मिलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, या जब वो स्कीम चल रही है तो स्पेसिफाइड बैंक को दी गई है। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने अवेल की थी ये वाली स्कीम, तो उनको फायदा हुआ। तो फायदा हुआ तो हो गया ना फायदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक ना और स्कीम है जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। 2 करोड़ रुपए तक का लोन आप विदाउट गारंटी ले सकते हो। कौन दे रहा है ये स्कीम? ये स्कीम गवर्नमेंट दे रही है। उससे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पुनीत गर्ग ने कहा लोन वैल्यू और मशीन वैल्यू। लोन वैल्यू, पुनीत जी जितना लोन लेंगे लोन का 15% तक आपको सब्सिडी मिलती है। यस। आपका है इज इट एप्लीकेबल ऑन ऑल बिजनेसेस लाइक वी आर इन विंडो एंड डोर इंडस्ट्री? यस। देखो एसएमई के अंदर जो रजिस्टर्ड हो गया, कौन रजिस्टर्ड होता है? मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर। ट्रेडर को नहीं मिलती, ट्रेडर को नहीं मिलती। आप साड़ी का बिजनेस करते हो, साड़ी की ट्रेडिंग करते हो, नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके के मैन्युफैक्चरर हो तो आप अपना उद्योग आधार ले सकते हो। उद्योग आधार लेके आपकी कैटेगराइजेशन आ जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, तो आपको मिल जाएगी उद्योग आधार वालों को। ठीक है जी। तो शशांक जी ने कहा कि प्राइवेट बैंक डज नॉट एंटरटेन एमएसएमई रिलेटेड बेनिफिट, दे आर वेरी ना, प्राइवेट नहीं करते। प्राइवेट क्यों करेंगे? क्या होता है जब भी कोई स्कीम निकलती है तो स्कीम के अंदर जो स्कीम डॉक्यूमेंट होता है वहां पर बैंक्स का नाम दिया होता है। जैसे मैंने एग्जांपल इसलिए दिया था, जब रीएलोकेशन के दौरान प्रॉपर्टियां बवाना नरेला में निकली, तो वहां पर क्या दिया गया था? पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इनके नाम दिए गए थे। तो वो इनके ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर होते हैं, क्योंकि फंड को भी तो गवर्नमेंट को मैनेज करना है। ज्यादातर स्कीमें पीएनबी एसबीआई से चलती हैं, और सिडबी तो बना ही इसलिए है, सिडबी का नाम ही सिडबी, SIDBI सिडबी। ओके, करार प्लेस में इसका ऑफिस है और बड़ी जगह पर है इसका ऑफिस, लखनऊ में इसका भी ऑफिस है, हेड ऑफिस है। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन आते रहे ना, जिससे कि ना राइट डायरेक्शन मिलती रहेगी। कोई ऑब्जर्वेशन आती है, कोई क्वेश्चन आता है, चैट बॉक्स में डालते रहो, जिससे कि हम सही डायरेक्शन में बढ़े और आपको पूरी की पूरी वैल्यू मिले। कहीं आप ये मन के में सोच के बैठ जाना कि यार ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, हमें पता ही नहीं है। हमें अनअवेयरनेस होने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हैं हम, लाखों रुपए का। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर मैं बार बार बोल रहा हूं कि फाइनेंशियल कंट्रोलर होना चाहिए। फाइनेंशियल कंट्रोलर होना चाहिए जो कैश फ्लो की मैनेजमेंट करता है और इन चीजों के बारे में अवेयर रहता है, आपसे बातचीत करता है, इंटरेक्शन करता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, फोन पे तो बात करनी है, इंटरनेट ही तो खोलना है आज की डेट के अंदर, एलिजिबिलिटी तो चेक करनी है, और सिर्फ परस्यू करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, एक साइक्लिक लिस्ट के अंदर टास्क बना के रख लो कि इसके लिए अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद थोड़ा फॉलो अप करना पड़ता है। फॉलो अप दो लोगों से करना है, एक तो डिपार्टमेंट से, एक अपने कंसल्टेंट से। तो बहुत सारी ऐसी स्कीमें कंसल्टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा ठा करके ऑनलाइन अप्लाई करो और वहां से आपको बेनिफिट मिलने शुरू होंगे। अब जैसे देखो, अगर आपको ये पता लग जाए कि एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट बन रखी है एक, और वो 2 करोड़ रुपए तक का लोन आपको मिल जाता है विदाउट गारंटी। आपने लोन के लिए अप्लाई किया, वो कहते हैं कोलेटरल दो, कोलेटरल दो, कोलेटरल दो, बिना कोलेटरल के काम करेंगे नहीं। आप कहते हो कि भाई क्यों?
ये जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट बना रखी गवर्नमेंट ने, ये जो हमारे गवर्नमेंट अनाउंस करती है बड़े बड़े सेमिनार्स के अंदर और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आके अनाउंस करते हैं कि हम जी एमएसएमई के लिए ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और हमने आपके लिए ट्रस्ट बना दी है, तो 2 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी का लोन मिलेगा। तो आप उसके लिए परस्यू करो, आप उसके लिए परस्यू करो, फाइल बनाओ, एप्लीकेशन लगाओ, उनको बोलो ये ट्रस्ट बनी है। ट्रस्ट इसलिए बनी है क्योंकि वो काउंटर गारंटी देती है गवर्नमेंट की तरफ से। एमएसएमई के लिए वो ट्रस्ट काउंटर गारंटी देती है कि आप 2 करोड़ रुपए का प्लांट एंड मशीनरी के लिए लोन ले सकते हो। आप कहोगे जीवन, एक तरफ तो आप कहते हो कि डेप्ट फ्री कंपनी चलाओ, ऊपर से आप लोन की बातें कर रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो डेप्ट फ्री कंपनी है वो तो एकदम आइडियल सिचुएशन है। लेकिन जब आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, जो ओवरड्राफ्ट और सीसी लिमिट का इस्तेमाल करके हम अपनी मशीनें खरीद लेते हैं, तो मैंने क्या कहा है कि जब भी आप कोई लॉन्ग टर्म एसेट परचेज करेंगे तो वो अगेंस्ट टर्म लोन परचेज करेंगे, ताकि टर्म लोन इंस्टॉलमेंट पे करते करते खत्म हो जाएगा और आपका एसेट हमेशा क्रिएटेड रहेगा एज ए बिजनेस मॉडल। अब आपने टर्म लोन के लिए अप्लाई करना ही है, तो कोलेटरल गारंटी नहीं है, तो आप इसके थ्रू चल सकते हैं। आपने चैट बॉक्स के अंदर कहा कि कोलेटरल गारंटी वाले लोन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। नहीं, हाई नहीं होता, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से है ना, तो इंटरेस्ट हाई हो कैसे सकता है? नहीं होता हाई। अच्छा, एक और स्कीम है। स्कीम क्या है वो तो आपको मालूम ही है भाई, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट है। 3 टाइम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वो तो एमएसएमई का मालूम है ना, 45 डेज के अंदर अगर कोई सामने वाला पे नहीं करता है तो गवर्नमेंट ने एमएसएमई को ये सुविधा दे रखी है। बट यहाँ पर एक कैच है। कैच ये है, आप दोनों तरफ फॉल करते हो, आप लेने वाले भी और देने वाले भी हो। अब जब लेने वाले हैं वो सुन लो कि अगर कोई आपको पेमेंट नहीं कर रहा टाइम पे 45 डेज के अंदर, अगर आप कंप्लेंट करते हो तो 3 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा डिलेड पेमेंट के ऊपर। आप देने वाले हो तो डरने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसा है, जब भी आप एमएसएमई के साथ में डील कर रहे हो, अच्छा आप एमएसएमई हो भी और एमएसएमई के साथ डील भी कर रहे हो, या आप कॉर्पोरेट, तो आप अपनी पेमेंट टर्म जो है ना परचेज ऑर्डर पे पहले से लिख लिया करो। अगर पेमेंट टर्म परचेज ऑर्डर पे डिफाइंड नहीं है, जैसे 60 डेज 90 डेज की, तो उस केस के अंदर 45 डेज का डिफॉल्ट स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा। लेकिन अगर एग्रीड पेमेंट टर्म थी आपकी कि आप 60 डेज में पेमेंट करते हो या 90 डेज में पेमेंट करते हो, तो उस केस के अंदर परचेज ऑर्डर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नहीं है, अगर कोई पेमेंट नहीं कर रहा, आपने किसी को सप्लाई किया है, क्योंकि साल में 2 बार एमएसएमई की रिटर्न भी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को, तो ये लॉ बना दिया गया है। अगर हम अवेयर नहीं है तो अवेयर हो जाएं। तो कहीं से अगर आपको पैसे नहीं आ रहे, तो आप इसकी चिट्ठी लिख सकते हो, 3 टाइम्स इंटरेस्ट की डिमांड कर सकते हो फॉर दी डिलेड पेमेंट। एक ना पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो आई हुई है, वो क्या है, पिछले बजट में अनाउंस किया था इन्होंने, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो 25% पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो अपनी टोटल एनुअल प्रोक्योरमेंट जो करती है उसका 25% तो उन्होंने एमएसएमई से ही परचेज करना है। पहले वो गवर्नमेंट से परचेज करते थे, अब गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया। अब 25% बहुत हो जाता है। अब सोचो, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और बहुत सारी ऐसी पीएसयू हैं जो कि बाय करती हैं। अब उन्होंने टोटल परचेजिंग का 25% अगर एमएसएमई से परचेज करना है, तो क्या हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो गवर्नमेंट इज वन ऑफ द क्लाइंट, गवर्नमेंट इज वन ऑफ द क्लाइंट विच कम्स अंडर द आइडियल मोवा। सिर्फ पेमेंट टर्म का चक्कर रहता है, वर्किंग कैपिटल थोड़ी आपको डालनी पड़ती है 3 से 6 महीने के बराबर की गवर्नमेंट से डील करने के लिए। अदरवाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 25% ऑफ देयर एनुअल प्रोक्योरमेंट वो परचेज कर रहे हैं। और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए 3%, यानी कि टोटल अगर उन्होंने, अगर 25% 100% है, अगर 25% 100% है, तो 100% में से 3% उन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए मैंडेटरली बाय करने के लिए बोला हुआ है। तभी आप देखो, वेलकम वुमेन एंटरप्रेन्योर, देखो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जैसे रेलवे है या बाकी और सारे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जहां पर पहले हमें कंपिटिटिव एज होने की वजह से मौका ही नहीं मिलता था, लेकिन अब कंपिटिटिव एज का मौका मिल गया है। सोने पे सुहागा, इसके ऊपर मैं आगे बताऊंगा कि अगर हमारा रेट L1 से 15% ज्यादा भी है ना, L1 से 15% ज्यादा है, तो भी हमारा एलिजिबल हो जाता है, बताऊंगा उसके लिए मैं। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक बेनिफिट है एमएसएमई को। तो आपका एक क्वेश्चन आ गया, तो देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन आया है
बट दे शुड ऑल्सो बी रजिस्टर्ड विद एमएसएमई टू टेक पेमेंट। हाँ हाँ, एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने चाहिए। आप बात कर रहे हो शशांक जी यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट, तो उसके लिए जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर्ड करना है और करवाना है। अच्छा, आपने कहा पुनीत जी इन केस वी हैव पेमेंट ड्यू टुवर्ड्स इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल पर्सन से आपने बिजनेस किया है ना, इंडिविजुअल पर्सन से आपने बिजनेस किया है, तो इसका मतलब वो प्रोप्राइटर होगा। प्रोप्राइटर होगा तो एमएसएमई हो गया। ओके, तो रिकी जी कह रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पेपर वर्क वन नीड टू रेज ए कंप्लेंट स्पेसिफिकली अगेंस्ट टॉप कॉर्पोरेट। इसके लिए ना एक मेरी सेपरेट वीडियो है, वो पूरी फर्स्ट क्लास वीडियो है कि किस तरीके से आपने ये वाला काम करना है, 45 डेज वाला काम करना है, कैसे साइट पर रजिस्टर्ड करना है। क्योंकि अभी कवर करेंगे तो लंबा हो जाएगा। रिकी जी 1-to-1 में करेंगे इसको, 1-to-1 नहीं, वीडियो भेज दूंगा मैं आपको, बाकी 1-to-1 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अर्पित अग्रवाल जी कह रहे हैं सर डू यू ऑल्सो प्रोफेशनली वर्क फॉर गेटिंग द सब्सिडी। देखो, सब्सिडी अगर आपको लेनी है ना, तो एक तो आजकल इतना सीधा सीधा सिस्टम है, सीधा सिस्टम है, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, उसका पोर्टल मैं आपको बता दूंगा, उसके थ्रू चले जाना। उसके अलावा कुछ कंसल्टेंट हैं, मैं एक आधे कंसल्टेंट का नाम भी अभी एंड में लिख के रखा है, वो बता दूंगा आपको। उनसे बात करना, वो बहुत मेहनत करते हैं इस एरिया के अंदर, उन्होंने तो पूरी एक एसोसिएशन बना रखी है। तो और उन्होंने बहुत सारी चीजें ना अपनी साइट पर ही डाल दी है, वहां से देख लेना, वहां से स्टडी हो जाएगा, या उनकी सपोर्ट ले लेना। क्योंकि ये सारा का सारा काम, आपका सबसे बड़ा कंसल्टेंट पता कौन है? अर्पित अग्रवाल जी। आपका क्वेश्चन था सर डू यू ऑल्सो प्रोफेशनली वर्क फॉर गेटिंग द सब्सिडी। आंसर, योर ओन अकाउंटेंट। अर्पित जी आपका अपना अकाउंटेंट आपका सबसे बड़ा कंसल्टेंट है, जो कि आपको सारी की सारी सब्सिडियां ला कर देगा। क्यों? क्योंकि सारा मैटर ही अप्लाई करने का और फॉलो अप करने का है। किसके साथ में? गवर्नमेंट के साथ में और कंसल्टेंट के साथ में। कंसल्टेंट तो बहुत सारे मिल जाएंगे, मैं साइट के लिंक दे दूंगा आपको। अच्छा, श्रीनिवासी कह रहे हैं इफ दैट कंपनी इज प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप कंपनी इज इट एप्लीकेबल। हाँ जी, बिल्कुल एप्लीकेबल है। एमएसएमई की डेफिनेशन में जो भी आता है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, जो मैंने शुरू में आपको डेफिनेशन बताई थी कि कौन है एमएसएमई। दोबारा बता दूं, ये लो दोबारा देख लो, एमएसएमई में कौन आता है। ये डेफिनेशन है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो 1 करोड़ से कम, 5 करोड़, समझ गया आप, ये डेफिनेशन है। बिल्कुल ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया। ओके, अब देखो आप क्या कह रहे हो। 15% वेटेज प्राइस डिफरेंस, मैंने क्या लिखा? पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं उन्होंने अपनी टोटल प्रोक्योरमेंट का 25% एमएसएमई से लेना है, यानी कि आपसे लेना है। अच्छा, आप कह रहे हो कि भाई मेरी यूनिट छोटी है तो मेरे प्राइस महंगे होते हैं। भाई जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो हाई प्रोडक्शन की वजह से उनके रेट मेरे से हमेशा ही कम होते हैं, 15% तक की वेरिएशन रहती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, आप जो रेट कोट कर रहे हो अगर वो 15% महंगा भी है, देखो देखो 15% तक का महंगा माल भी खरीदने को तैयार है गवर्नमेंट आपसे। L1 + 15% एलिजिबल हो जाओगे आप। नहीं पता था आपको? अब पता लग गया। अपने जो कस्टमर है ना, आप देखो कस्टमर की लिस्ट में गवर्नमेंट को ऐड कर सकते हो क्या? बेनिफिट ही होंगे, नुकसान कोई नहीं होगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि जो पैसे है ना बड़ी लेट आते हैं, 3 से 6 महीने के बीच में आते हैं, तो उतने तक की आपको वर्किंग कैपिटल की अरेंजमेंट करके चलनी है। और जो पीएसयू और गवर्नमेंट कंपनी है वहां पर किस तरह से आप ऑर्डर ले सकते हो जबकि आप एलिजिबल हो, वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, तो कमाल की बात है। इस एरिया के अंदर ना थोड़ा दिमाग लगा लो, बहुत मेजर रेगुलर कंसिस्टेंट ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। मेरे कई क्लाइंट तो ऐसे हैं जिनकी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गई है बाय हैविंग गवर्नमेंट एज वन ऑफ देयर कस्टमर। तो ये भी तो उनकी सब्सिडी और इंसेंटिव स्कीम का पार्ट ही हुआ ना, कि 15% महंगा खरीद रहे हैं, हम अवेयर नहीं थे। तो सिडबी जो है ना, फाइनेंस करती है ओनली टू एमएसएमई। यानी कि अगर आपके अकाउंटेंट ने पता करना हो कि मेरे पास कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं और मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, आपने एचडीएफसी में टर्म लोन के लिए अप्लाई कर दिया, एट द सेम टाइम सीडीबी की साइड पे जाके देख लो जिस चीज के लिए आप टर्म लोन ले रहे हो सीडीबी भी दे रही है क्या, दोनों के रेट को कंपैरिजन कर लो, वहां पे सब्सिडाइज रेट के अंदर जनरली आपको फाइनेंस हो जाएगा।
मेरे एक क्लाइंट हैं इंदिरापुरम में हैं, ललित जी आपकी बात कर रहा हूँ। तो वो तो सिडबी से करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। उनका हर फ़ोन आता रहता है, साल 2 साल पे फ़ोन आ जाता है उनका कि जिगोन एक सर्टिफ़िकेट चाहिए। भई क्या सर्टिफ़िकेट चाहिए? अरे यार वो सिडबी मैंने अप्लाई कर रखा है ना, उसके लिए वो आपको पता ही है सीए सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है। मैंने कहा भेजो, डिटेल भेजो सारी, मैं करता हूँ साइन। तो डिटेल भेज के साइन करा के तो उन्होंने अपनी 2-3 फैक्ट्रियाँ खड़ी कर ली हैं, 2-3 फैक्ट्रियाँ खड़ी कर ली हैं सिडबी के थ्रू, डीलिंग करते, वर्किंग करते हुए बड़ी अच्छी उन्होंने क्रेडिबिलिटी बना ली है और सारी लेटेस्ट स्कीमें उनको पता रहती हैं क्योंकि बैंक का जो मैनेजर है, वो उनसे बात करता रहता है और ललित जी क्या कर रहे हो? ठीक है और बिज़नेस बढ़ा रहे हो क्या? पैसा चाहिए क्या? अभी देखो गवर्नमेंट की ये स्कीम आई है, तो निकालो उसके अंदर। तो वो बड़े मेहनती जुझारू बिज़नेस ओनर हैं और लगे रहते हैं। इंडिविजुअली शुरू किया था, कहीं जॉब करते थे अपना काम शुरू कर दिया। अपना काम शुरू कर दिया, एक छोटी-सी फैक्ट्री लगाई, छोटी फैक्ट्री से बड़ी फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री से बड़ी फैक्ट्री। तो ये बहुत बढ़िया उनकी केस स्टडी है कि किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी की पूरी मेहनती थे ना, जैसे मतलब वो आइडियल एग्ज़ाम्पल है। गवर्नमेंट कहती है कि आप ग्रेजुएट हैं, कहीं जॉब करते हैं, अपना सेटअप करना चाहते हैं, तो हमारे ललित जी ने तो पूरा का पूरा सेटअप ही खड़ा कर दिया और वो सिडबी के साथ में डील करते हैं और बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम मिलती रहती हैं उनको। आपको बताऊँगा कैसे पहुँचना इसके तक। ये लो, एक लोन इन 59 मिनट है, सिडबी देती है, एक अलग से पोर्टल लेकर आई है। वो देखो क्या नाम है उसका, पीएसबी लोन्स इन 559 मिनट्स डॉट कॉम। क्या वेबसाइट है। क्या वेबसाइट है। करो क्लिक इसके ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाली महात्मा गांधी जी वाली वेबसाइट खुल जाएगी। क्या है जी, सिडबी की तरफ से सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये बता दिया। किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आप इस साइट पे जाकर देखो तो आपका प्रिंसिपल अप्रूवल 59 मिनट में आ जाता है। ये नहीं कि पैसे आ जाते हैं आपके अकाउंट के अंदर। 59 मिनट का मतलब ये है कि प्रिंसिपल अप्रूवल हम आपको दे देंगे। आप एक्सप्लोर करना ना, इस साइट को एक्सप्लोर करो कि बिजनेस लोन कौन से हैं, होम लोन कौन से हैं, पर्सनल लोन कौन से हैं, ऑटो लोन कौन से हैं। तो ये वो देखो, मैं आपको ओडीसीसी खत्म करने के लिए कह रहा हूँ, बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए अगर आपको एसेट लेना ही है और वर्किंग कैपिटल को थोड़ी लगा देंगे उसके अंदर, तो टर्म लोन लेने के लिए जो आप पैसों का इस्तेमाल करोगे वो यहाँ पर अपने कैश फ्लो को स्ट्रेंथन करने के लिए कर सकते हैं। यस, तो लोन इन 59 मिनट आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ना गवर्नमेंट ने और स्कीम निकाली है सब्सिडीज के लिए, क्या है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। उसको ना जेड सर्टिफिकेशन कहते हैं। ये हम ना जो अपनी कंपनी चला रहे हैं, हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, बढ़िया चला रहे हैं, लेकिन हम अपनी जो फैक्ट्री चला रहे हैं वो जेड सर्टिफाइड नहीं है। अब जेड सर्टिफाइड क्या होते हैं, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम। अब कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन का एस्पेक्ट है कि देखो हमारा जो काम करने का तरीका है उसमें वेस्टेज ही बहुत हो जाती है। वेस्टेज बहुत होने की वजह से हमारा प्राइस कॉम्पिटिटिव होता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास हमेशा ये बात पहुंचती थी, ये देखो ये तो बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी के रेट कम है क्योंकि इनकी वेस्टेज कम होती है, इनके तरीके बड़े इम्प्रूव्ड है, ये बड़े ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, इनके प्रोसेस जो है बड़े ही स्मूथ है। हम तो एक एसएमई कंपनी है, अब हम इतने इम्प्रूव्ड प्रोसेस कहाँ से सीखें। अगर हम कंसल्टेंट हायर करते हैं तो ई एंड वाई केपीएमजी वाले तो लाखों करोड़ों रुपए ले जाते हैं प्रोसेस सेटअप करने के, कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो हम क्या करें, इसका मतलब है कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। यानी कि हम अपनी कंपनी के प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सर्टिफिकेशन कराएं। और कई जगह जब हम टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं तो बोलते हैं अगर जेड सर्टिफाइड हो तो ही टेंडर मिलेगा। तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन अगर आप अपनी कंपनी के लिए चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि 70% से लेके 90% तक की जेड सर्टिफिकेशन की फीस ही रिइंबर्स हो जाती है। खाली आपको अप्लाई करना है इसके लिए। तो आप सर्च करेंगे जेड सर्टिफिकेशन, तो आप आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो क्या आपने जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम के बारे में पढ़ा, सुना, सर्टिफाई के लिए अप्लाई किया, नहीं किया? तो मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ो इसके बारे में, स्टडी करो, इसकी यूट्यूब वीडियो देखो, इसके ऊपर लगाओ जेड सर्टिफिकेशन से आपको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो तो जो खर्चा करना पड़ेगा वो रीइंबर्स कर देगी कौन, गवर्नमेंट रीइंबर्स कर देगी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी।
देखो, गवर्नमेंट तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रही है आईपीआर के अंदर। तो एक तरफ किसी उद्यमी ने, किसी बिजनेस ओनर ने, जैसे आपने ही बड़ी मेहनत करके बड़ा प्यारा सा मैन्युफैक्चरिंग का डिजाइन बना लिया। अब बड़ी कंपनी को आपका डिजाइन पता लग गया, वो आपके कस्टमर बने और ये डिजाइन कॉपी करके उन्होंने अपनी कंपनी में लगा दिया, आपको रख दिया साइड पर। तो आपने कहा ठीक है, मेरा तो फिर पेटेंट होना चाहिए था। अब पेटेंट कराना कौन सी आसान बात है? पेटेंट कराना, ट्रेडमार्क कराना कोई आसान बात है? ट्रेडमार्क तो चलो फिर करा लेते हैं, पेटेंट कराना उसमें खर्चा होता है। आप बोलोगे मैंने डिजाइन बनाया, मैं पेटेंट कराऊंगा, बहुत खर्चा हो जाएगा, एसएमई हूँ। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आपको रिइंबर्समेंट मिलेगी। आप ये प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करो, पेटेंट के लिए अप्लाई करो, जितना पैसा आप खर्च करोगे, आपके पेटेंट का 90% तक रिइंबर्समेंट आपको मिल जाएगी। है ना, सोने पे सुहागा। हमें नहीं पता था। इसी बहाने कम से कम हम अवेयर तो हुए कि यानी कि जो मेरे बिजनेस के प्रोसेसेस हैं, अपनी वैल्यूएशन की क्लास के अंदर, अपनी वैल्यूएशन के कोर्स के अंदर मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आपके बिजनेस की वैल्यूएशन तभी बनेगी जब आपके पास 10-15 कॉपीराइट है, 10-15 ट्रेडमार्क है, 10-15 आपने पेटेंट करा रखे हैं अपने डिजाइन। नहीं करा रहे, कोई नहीं बननी वैल्यूएशन आपकी। कोई वैल्यूएशन नहीं बननी। इतने बढ़िया बढ़िया आपने प्रोसेस सेट कर रखे हैं, तो क्या आपने वो प्रोसेस रजिस्टर्ड करा लिए? करा लो। इवन गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर कोई खाली शोरूम होता है ना, शोरूम वाला किस तरीके से अपने कपड़े बेचता है, ये प्रोसेस भी कॉपीराइटेड है। ये भी कॉपीराइटेड है, प्रोसेस की क्या तरीका है उसका भी आप तरीके को पेटेंट करा सकते हो। जिस तरीके से आपके बंदे बैठते हैं फैक्ट्री के अंदर या शोरूम के अंदर, जिस तरीके से आप खड़े होते हो, ये सारे के सारे डिजाइन है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, आईपीआर बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जिस तरह से आपकी जो 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 आपकी जो मान लो रिटेल की शॉप है, उसकी जिस तरह से विंडो लगी हुई है ना, विंडो जिस तरह से खोल के आप आइसक्रीम पकड़ा के लेके वापस विंडो बंद करते हो, जैसे मैकडोनल्ड वाला, उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी आईपीआर है कि हमारी हमारी रिटेल आउटलेट का डिजाइन किस तरीके से होना चाहिए। नहीं पता था, बता दिया मैंने। तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट खाली इस बात का नहीं होता है कि जैसे आपका एक नाम है रिलायंस, तो आपने उसको ट्रेडमार्क करा दिया, उसका तो होता ही है। फिर आपने कहा कि मैंने कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी मशीन बनाई, जैसे कि बल्ब कैसे बनता है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन या न्यूटन का वाला जो पेटेंट हो गया। इसके अलावा कितने ही तरीके से जो आप काम कर रहे हो ना, सारे के सारे पेटेंटेड है, उसकी कुछ टर्म्स कंडीशन है। तो आप आईपीआर कंसल्टेंट से बात करते हो, IPRindia.gov.in की साइट के ऊपर जाकर वहां देखते हो ऑलरेडी कितने हैं, किस तरह से है, तो थोड़ा इंटरेस्ट लेके आओ इस एरिया के अंदर। फिर आप कहते हो कि खर्चा बहुत होगा, इसमें खर्चा हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर आपके अकाउंटेंट को समझ आ गई है, आपके फाइनेंशियल कंट्रोलर को समझ आ गई है कि कोई दिक्कत नहीं है, इन सब चीजों के ऊपर भी गवर्नमेंट की सब्सिडी और इंसेंटिव मिलते हैं, तो लग जाओ भाई, क्या करना है, फॉलो भी तो करना है। मिल जाएगा तो बल्ले बल्ले, नहीं मिलेगा तो कम से कम वैल्यूएशन तो बढ़ गई आपकी। तो आपने कहा कि क्या हम अपने फ्लो चार्ट को भी पेटेंट करा सकते हैं? फ्लो चार्ट को कॉपीराइट कराएंगे आप? फ्लो चार्ट को कॉपीराइट कराएंगे आप? बिल्कुल कराएंगे सर, कमाल है, इससे वैल्यूएशन बढ़ेगी। अच्छा, रिक्की खुराना जी कह रहे हैं, नाउ अ डेज गवर्नमेंट इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी ड्यू टू नो जीएसटी, हाउ फार कैन गवर्नमेंट डिले ऑफिशियली, और इन वर्स्ट केस सिनेरियो हाउ लॉन्ग कैन गवर्नमेंट डिले? देखो, गवर्नमेंट का जो पिटारा है ना, पिटारा, वो पिटारा बहुत बड़ा पिटारा है। वो उसकी चिंता मत करो, गवर्नमेंट की पॉकेट बड़ी डीप है। वो सिर्फ कहने की बातें हैं कि पैसा है नहीं है। रिकी जी, मैं आपको राज की बात बताता हूँ। राज की बात ये है कि पता क्या होता है, बजट आता है ना, 1 फरवरी अभी आया था बजट, पीछे 1 फरवरी को। जब भी बजट आता है देश का, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट के अंदर ना अपना इनफ्लो आउटफ्लो पूरा, अच्छा हाँ, आप बना रहे हैं बिजनेस के लिए बजट अपना, रिकी जी, बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए बजट बनाना। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 चल रहा है, तो हमें आज ही क्लैरिटी होनी चाहिए कि अप्रैल से लेके मार्च तक की कितनी टर्नओवर हम करने वाले हैं, क्या मेरी टीवीसी होगी, क्या मेरे फिक्स्ड कॉस्ट होंगे, क्या मेरा एनपी होगा, क्या मेरा जीपी होगा, कितना टर्म लोन लेना देना करना, कैश तो पूरा का पूरा आज ही सेट होना चाहिए। ये तो मैं अपने हर पार्टिसिपेंट को रिकमेंड करता हूँ, भाई बजट बनाओ। तो गवर्नमेंट बजट नहीं बना रही, क्या बना रही है? गवर्नमेंट बजट बनाती है, हर साल तो आता है बजट। आज तक वाले, जी न्यूज वाले पूरा हो हल्ला मचाते हैं। तो पता क्या है, इकोनॉमी के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो बजट बनता है, बजट के अंदर ना वो फंड एलोकेट हो जाता है।
फंड एलोकेट हो जाता है, क्योंकि जितना रेवेन्यू आना है, जैसे जीएसटी आ रहा है 1 लाख करोड़ रुपए और बड़े सारे टैक्सेस आ रहे हैं, अब वो आ भी रहे हैं, अब उसकी उन्होंने एलोकेशन कर दी, एलोकेशन करके वो उन बॉक्सेस के अंदर वो डाल देते हैं, पैसे डाल देते हैं, मतलब कि ईयर मार्क कर देते हैं, गवर्नमेंट के बैंक है तो वो कर देते हैं। अब आपने तभी देखा होगा कि जनवरी फरवरी मार्च में ना गवर्नमेंट कंपनीज में और यहाँ पर तूफान मचा होता है, क्योंकि उनको बजट की एलोकेशन और स्पेंडिंग दिखानी होती है, धनाधन स्पेंडिंग हो रही होती है, खास करके ये जनवरी फरवरी मार्च के महीनों के अंदर। तो रिकी जी इस बात की चिंता मत करो कि गवर्नमेंट के पास पैसा है कि नहीं है, वो हमारी तरह ऑपरेट नहीं करते, वो तो डेफिसिट निकालते हैं। आजकल तो बड़ी गलत पॉलिसी हो गई है, बिना सोना रखे नोट ही छापी चली जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब तक थे तो कमाल कर रहे थे, चलो वहां नहीं जाएंगे, छठो यही रहेंगे। पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है उसका एक अपना मैकेनिज्म है, तो उन्होंने जिस काम के लिए फंड एलोकेट कर दिया, जैसे फंड ऑन फंड के लिए 10,000 करोड़ एलोकेट कर दिए तो कर दिए, उसके लिए उन्होंने बैंक ऑथराइज कर दिया। अब उन्होंने उसकी डिसबर्समेंट दिखानी है, उल्टा सिस्टम होता है यहाँ पे रिकी जी। जब आप गवर्नमेंट में जाओगे ना आपको पता लगेगा, हे मेरे भगवान, 360 डिग्री उल्टा काम है ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में होता है जहां पर हम कहते हैं कि पैसे नहीं है और जब आएंगे तब देंगे, यहाँ पर उल्टा सिस्टम है। आप देखोगे तो आप 1 to 1 में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, चिंता ही नहीं करनी। तो मैं आपके क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देता हूँ, चिंता मुक्त हो जाओ। आपने कहा नाउ अडेज गवर्नमेंट इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी ड्यू टू नो जीएसटी, हाउ फार कैन गवर्नमेंट डिले ऑफिशियली और इन वर्स्ट केस सिनेरियो हाउ लॉन्ग कैन गवर्नमेंट डिले। उसके घर में देर है अंधेर नहीं, फॉलो वाला केस है। तभी मैंने शुरू में बोल दिया था कि आपने किया क्या, अपनी कंपनी में एक फाइनेंशियल कंट्रोलर है, फाइनेंशियल कंट्रोलर फंड प्लानिंग करते हैं, फंड प्लानिंग के अंदर जिस जिस सब्सिडी, जिस जिस इंसेंटिव, जिस जिस राइट के लिए आप एप्लीकेबल हो उसका आपने चार्ट बना लिया, चार्ट बना के उसके लिए अप्लाई कर दिया। अब जो मिल गया वो बहुत बढ़िया, जो नहीं मिला उसके लिए फॉलो अप चलता रहेगा। देर और अंधेर वाला एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुका हूं। 2% इंटरेस्ट सबवेंशन भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, 2% इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि जब भी आपने टर्म लोन के लिए अप्लाई करना है ना बैंक के अंदर, तो एक बार फोन करके सिडबी से या गवर्नमेंट बैंक से पूछ लेना है कि कोई एमएसएमई की स्कीम चल रही है क्या जिसके अंदर कुछ 2% का सबवेंशन भी है। देखो, तो जरूरी थोड़ी है आपने अपने वाले बैंक से ही लोन लेना है, दूसरे बैंक से भी ले सकते हो। आप ललित जी से सीखो कैसे उन्होंने फैक्ट्रियां खड़ी कर दी हैं अपनी गवर्नमेंट के बेनिफिट को यूटिलाइज करते हुए। हालांकि वो बहुत मेहनती है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पैसे सब कुछ बनाया, उन्होंने अपनी मेहनत से, उन्होंने अपनी लगन से, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के साथ में दिन रात मेहनत की है, उन्होंने दिन रात मेहनत की है, उनका आइडिया है। इसका मतलब है कि जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर सीरियस है, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर सच्चा है, सीरियस है, काम करना चाहता है, तो ये सारी की सारी सब्सिडियां ना मैग्नेट की तरह आपके पास आई जाती हैं। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि ठीक है सब्सिडी लेने के लिए फैक्ट्री बना रहे हैं, सब्सिडी लेने के लिए, अरे मैं तो हैरान हो गया, मानेसर के लिए इतनी सारे मुझे फोन कॉल आए, जगमोहन भाई क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं यार, बैठा हूँ बना रहा हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अच्छा, आजकल बड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो? वो कुछ नहीं यार, सभी क्लाइंट कह रहे हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो, बना रहा हूँ, मानेसर में निकले है ना प्लॉट, उस चक्कर में लोगों ने तो लोगों ने तो सब्सिडी लेने के लिए फैक्ट्रियां बनाने की एप्लीकेशन डाल दी। नहीं 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 नहीं, मजा नहीं है, बरकत नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल बरकत नहीं है। ऐसा है, सब्सिडी लेने के लिए हम कोई यूनिट खोल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिट चलानी है, काम करना है, फैक्ट्री लगानी है, आगे बढ़ना है, उसके लिए सब्सिडी लो। समझ गए? अच्छा, कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग नहीं समझे। जो समझ गए हैं ना, तो सर ये बड़ी डीप बात है, ये बड़ी डीप बात है। ये सच्चे पिता वाहिगुरु परमात्मा, भगवान, गॉड, उसकी टोटल कृपा, एकदम सतनाम वाहिगुरु करके सच्चे मन से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए हमने काम करना है, हमने बिजनेस उसलिए करना है। जब उस रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं, तो रास्ते में ना आपको पुश करने के लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट देने के लिए आपको बड़े रास्ते मिल जाएंगे,
कुछ प्राइवेट लोग मिल जाएंगे आपको, आपको बड़े बड़े ऑर्डर देंगे, बड़े बड़े ऑर्डर देंगे आपकी सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी की वजह से, और आपको एडवांस पेमेंट करेंगे। आपको बड़े सारे वेंडर मिल जाएंगे, प्राइवेट वेंडर मिल जाएंगे, जो आपको बोलेंगे भाई साहब आप काम करो, मैं आपको सप्लाई करूंगा, आपको क्रेडिट दे देंगे। बड़े बड़े लोग ऐसे मिल जाएंगे, जैसे मेरे फादर साहब हैं सरदार अमरीक सिंह, उन्होंने जब बिजनेस शुरू किया तो बड़े मेहनती, बड़े सच्चे, बड़ी लगन के साथ में जब काम करना है तो बस दिन नहीं देखना, रात नहीं देखनी। अब हमारा एक, यानी कि मेरे फादर जो बिजनेस कर रहे हैं, ये बात है आज से 30 साल पहले की, 30 साल 40 साल पहले की बात है। तो उस समय की बात है, तो जब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते हुए एक हमारा कस्टमर, वो कहता है आप एक काम करो, आप मशीन लगा लो। वो डैडी कहते हैं मशीन कैसे लगा दें? मशीन लगाने के लिए तो लाखों रुपए लगेंगे, चिंता मत करो, आप मशीन लगा दो, मशीन लगा दो, मशीन मैं के पैसे मैं भेज रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे होगा? कहते नहीं नहीं, आप पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ में ना काम करते हैं, और आप ट्रेडिंग कर रहे हो और सही जगह से माल लेकर आते हो और सही रेट के ऊपर हमें प्रोवाइड करते हो, क्वालिटी का ध्यान रखते हो, अच्छी सोर्सिंग करते हो, और आपको समझ भी पूरी है, इस एरिया की पूरी समझ है, आपकी टीम भी अच्छी है। लेकिन अगर आप अपनी खुद की फैक्ट्री लगा लोगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बढ़िया हो जाएगा। उससे हमारे कस्टमर ने कहा कि हमारा भी पीस ऑफ माइंड रहेगा, तो मशीन ही मैं आपको दे रहा हूँ। कैन यू बिलीव? इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीन, इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीन उस कस्टमर ने खरीदवाने के लिए पूरा सेटअप सुटअप बनवा के पूरी फैक्ट्री में हमारी रखवा दी फैक्ट्री। अब करना क्या है, प्रोडक्शन करनी है, दे दनादन प्रोडक्शन, दिन रात इंजेक्शन मोल्डिंग के ऊपर ये निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मशीन चल रही है दन दनादन। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट ये है कि जब हम सच्चे मन से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए चलते हैं, तो हमारी प्राइवेट पार्टियां भी सपोर्ट करना शुरू कर देती है। गवर्नमेंट तो बनी ही हमारे लिए है। गवर्नमेंट इज व्हाट, लाइक पब्लिक की है ना, गवर्नमेंट तो पब्लिक की है, तो पब्लिक का बेनिफिट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो ये जो सब्सिडी वगैरह चलाती है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि जब आप उस डायरेक्शन में चल रहे हो, तो ये स्कीमें ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट देना शुरू कर देंगे। आपको जेन्युइनली भवाना इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट होना था, तो पंजाब एंड सिंध बैंक आ गया। आपको आगे पैसे चाहिए थे, तो सिड भी आ गया। आपको मशीन चाहिए थी, तो प्राइवेट पार्टी ने कर दी। आपने टेंडर के लिए अप्लाई किया, रेट आपके हायर है, 15% का आपको L1 से ऊपर का रेट मिल गया आपको। अच्छा, पैसे कोई दे नहीं रहा, आपके पैसे नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, 45 दिनों से ऊपर चले गए, एक एप्लीकेशन डालो, ड्राउ ढंग के वकील के थ्रू, 3 टाइम इंटरेस्ट की धमकी दो, चल पैसे आ गए अंदर। तो यानी कि अगर आप सच्चे मन से सही तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये सब चीजें रास्ते में मिलती चली जाएंगी। मेरे इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लिया पुरी जी ने एंड तनुज जी ने। ओके, गॉट इट। आगे चलते हैं। देखो, रीस्ट्रक्चर ऑफ लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। क्या होता है, जैसे ही हम रीस्ट्रक्चर ऑफ लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका सीए मना करता है कि सर ऐसा है, आप लोन को रीस्ट्रक्चर मत कराओ। जैसे ही बैंक के पास रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जाओगे, तो आपके अकाउंट को वो सिबिल खराब हो जाएगा आपका। क्यों? जो भी कोई रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन के लिए अप्लाई करता है, सिबिल खराब हो जाता है उसका, कि रीस्ट्रक्चर क्यों करना पड़ रहा है, कि ठीक है इतना लोन था जी, अब हम पे नहीं कर पा रहे जी, अब हम ये लोन जो है आप उसको मोरेटोरियम में डाल दो, और सिर्फ इंटरेस्ट ले लो और प्रिंसिपल बाद में देंगे, या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो, या इसको इस तरह से कर दो कि इतना पैसा ट्रांसफर कर दो, जब आप पे नहीं कर पा रहे होते। और रीस्ट्रक्चर के अप्लाई करते साथ ही सिविल के अंदर लिखा जाता है कि लोन हैज बीन रीस्ट्रक्चर। तो नया लोन लेने के टाइम के ऊपर वो परेशान करते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक स्कीम है, उस स्कीम के तहत आप अप्लाई करो, तो ऑथराइज्ड बैंक आपका लोन रीस्ट्रक्चर करेंगे, आपका सिविल का रिकॉर्ड खराब नहीं होगा। बैंक से पूछो कि ये रीस्ट्रक्चर ऑफ लोन की स्कीम कौन सी है। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने बड़ी मेहनत से काम शुरू किया, लेकिन विशेष सर्कल में फंस गए, चढ़ गया लोन ही लोन, लोन ही लोन सर पे चढ़ गया, नहीं बाहर निकल पा रहे। तो ये रीस्ट्रक्चर ऑफ लोन एक आशा की किरण होती है, जिसके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हो। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ये मैंने आपको बताया नहीं, ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग स्कीम है, ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म है, वहां पर रजिस्टर करो। अब ये ट्रेड का प्लेटफॉर्म बड़ा मजेदार है। ये बेसिकली बिल डिस्काउंटिंग है। सबसे पहले फॉरेन बैंक लेकर आए थे, एचएसबीसी लेकर आया था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड लेकर आया था। वो क्या स्कीम लेकर आए थे?
बाहर के फॉरेन बैंक, सिटी बैंक लेकर आया था। वो कह रहे थे कि आपने सेल किया, सेल कर दिया आपने, और सेल कर दिया किसी रिकॉग्नाइज्ड कंपनी को, बढ़िया कंपनी को सेल कर दिया है। रिलायंस को मान लो सेल कर दिया, टाटा को, बिरला को सेल कर दिया आपने, बिल इशू कर दिया। अब क्या होगा, वो इनवॉइस आप बैंक को दिखाओ कि देखो जी, ये टाटा वाले तो मुझे 2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, आप मुझे आज ही पेमेंट कर दो। तो इनवॉइस दिया आपने बैंक को, बैंक ने बिल डिस्काउंट कर दिया और आपको पैसे दे दिए, बिल डिस्काउंटिंग हो गई। तो वाह, अब ये पैसे आ गए। हाँ, इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि बैंक ने आपको बिल डिस्काउंटिंग करके एक तरीके का लोन दिया है। अब 2 महीने के बाद जब टाटा कंपनी से आपको पैसे आएंगे, तो वो पैसे आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो बैंक को मिल जाएंगे, तो ये लोन खत्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। गवर्नमेंट ने ये देखो पोर्टल ही बना दिया है, एक पोर्टल ही बना दिया है, उसका नाम है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग स्कीम। यानी कि आप भी रजिस्टर्ड हैं उसके अंदर, जिसको आप सप्लाई करते हैं वो भी रजिस्टर्ड है, जिसको आप सप्लाई करते हैं उसके नाम का आपने इनवॉइस काटा, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया, और उसको सामने वाले ने भी एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ जी ठीक है। अब जो बैंक है, जो ट्रेड के ऊपर ऑलरेडी बिल चढ़े हुए हैं, एक्नॉलेज किए हुए हैं, उसके अगेंस्ट में बैंक आपको पैसे दे देगा, बैंक आपको पैसे दे देगा, आपको मिल गए पैसे। और वो पार्टी जब पेमेंट करेगी आपको इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो वो पैसे सीधा बैंक को मिल जाएंगे। अब वो सामने वाली पेमेंट करे ना करे, बैंक का नुकसान होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। ये है एमएसएमई के लिए स्कीम, जिसके लिए मैं कह रहा था कि दोनों लोगों को रजिस्टर्ड करना होता है, जो कि बिल डिस्काउंटिंग करवाना चाहते हैं, किससे, बैंकों से। समझ गए आप? यस, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता था तो करो फर्दर स्टडी इसके ऊपर, लगाओ ना अपने फाइनेंशियल कंट्रोलर को, लगाओ लगाओ लगाओ, स्टडी करो। ये सब चीजें आ चुकी हैं ऑनलाइन होने के बाद। देखो ये जो हमारी लेटेस्ट वाली गवर्नमेंट है, इन चीजों पे तो काम कर ही रही है ना, इनका तो एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा कि ऑनलाइन के अंदर करना ही पड़ेगा। यस। तो ये वाला, ये ट्रेड्स जो है वो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है दुर्गेश जी, वो देखना, आप स्टडी करो। यस। एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है, इसके अंदर तो मेरा एक क्लाइंट है वो भी चक्कर मार आया बाहर। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम क्या है, आप कहते हो कि मैं बाहर जाके एग्जीबिशन लगाना चाहता हूँ, जर्मनी में, जापान में, लंदन में, बाहर जाके एक एग्जीबिशन लगाना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ी कंपनी है वहां चली जाती है, वहां लगाती है। या मैं बाहर एजुकेशन लेना चाहता हूँ, स्टडी करना चाहता हूँ, वर्किंग करना चाहता हूँ, नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पैसे नहीं है। गवर्नमेंट की स्कीम है इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम। आप कुछ एक बिजनेस ओनर इकट्ठे हो जाओ, मिल जाओ, आपका जाने का एयर फेयर, वहां पे रहने का खर्चा, फिर वहां पे स्टॉल लगाने का खर्चा, सारा का सारा गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी है। हाँ हाँ हाँ, ये स्कीम है। आप थोड़ा टच में रहो ना, आप जब टच में रहोगे तो आपको पता लगेगा। हमारे दीपक जी हैं, वो मार के आए हैं चक्कर बाहर, तो काफी उनको लिए बेनिफिशियल रहा। ये स्कीमें चलती रहती हैं। एक बार तो एक डेलीगेशन गया था यहाँ से बाहर, तो वो पार्ट थे उस डेलीगेशन का, पूरा 1 महीना लगा कर आए, कई सारी इंडस्ट्री को स्टडी करके आए। ये तो चलो स्टॉल लगाने वाली है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम होता ना, बाहर से भी डेलीगेट इंडिया में आते हैं, इंडिया के बाहर जाते हैं, तो आप थोड़ा एक्टिव रहा करो। ये फिक्की एसोसिएशन के अंदर पता करते रहा करो कौन कौन सी स्कीम कहाँ चल रही है, तो ये स्कीम का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। फंड्स ऑफ फंड 10,000 करोड़ का तो पड़ा ही हुआ है सिडबी के पास, हम अप्लाई कर रहे हैं क्या? जरूरत पड़ेगी तो अप्लाई करेंगे। यानी कि एक तरीके का ये वो है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन योर कंपनी, अगर हम एलिजिबल है। पिछली बार दिया था ना उन्होंने 20% ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन, उन्होंने एडिशनली दिया था। इसके अलावा फंड ऑफ फंड भी क्रिएट किया था एसएमई वालों के लिए, कि अगर आपको प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, आप अप्लाई करो, एलिजिबल है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मत अप्लाई करना, तभी अप्लाई करना अगर आप बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कर रहे हो। सिर्फ लोन लेने के लिए ले लिया ना, तो ये डेप्ट का एक ऐसा चक्कर है जो खा जाएगा। तो एक्सपेंशन के लिए करना है, टर्म लोन की फॉर्म में करना है, ताकि उसको रीपे भी कर सके। स्टैंड अप इंडिया है ना, स्टैंड अप इंडिया में जो वुमेन है उनको 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का बैंक लोन दे रहा है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर तगड़े हो जाओ, पता करो कि आप एलिजिबल हो क्या इसके लिए। बिल्कुल एलिजिबल हो, स्टैंड अप इंडिया। तो ये स्कीम है, तो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये जो बैंक्स हैं आपको स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंडर में लोन देते हैं, दे रहे हैं। तो अवेयरनेस की बात है, हम क्यों नहीं कर रहे थे? अवेयर नहीं थे। अगर अवेयर हो भी जाते हैं तो फॉलो अप से परेशान हो जाते हैं कि छड्डो जी, हमें नहीं अप्लाई करना, वहां पे कर दो अप्लाई।
कर दो अप्लाई, फॉलो अप करवा लो। तभी तो मैंने कहा था अगर आपका फाइनेंशियल कंट्रोलर, अकाउंट्स, फाइनेंस का सिस्टम स्ट्रांग है ना, इतना 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 बाहर सपोर्ट मैकेनिज्म अवेलेबल है कि मैं बता नहीं सकता। ओके, तो अब आपने क्वेश्चन पूछा, इफ टू डायरेक्टर्स आर देयर एंड वन ऑफ देम इज वुमेन, देन वुमेन सब्सिडी इज एप्लीकेबल। नो, नो, ये स्कीमें लेके आए हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर, यानी कि या तो खाली लेडी की प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप में दो वुमेन है, इस तरह से है। तो इज दिस कोलेटरल? ना, कोई कोलेटरल नहीं जी, कोई कोलेटरल नहीं जी। 2 करोड़ रुपए तक तो पैसे ही कोई कोलेटरल नहीं देना, ले लो पैसे, बस अप्लाई करो और ले लो। हालांकि इतनी आसानी से नहीं मिलता। और जो गुस्से वाले लोग होते हैं जिनका बीपी शीपी हाई होता है और जो कहते हैं गवर्नमेंट बेकार है, तो उनके लिए नहीं है ये। क्या होता है, ये ना बड़े पेशेंस के साथ में अप्लाई करना है और अपने अकाउंटेंट को फॉलो अप पे लगा देना है, तो ये सब मिल जाते हैं धीरे 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 धीरे। और जब ललित जी की तरह आपको समझ में आ जाता है कि तरीका क्या है, फिर तो आप कहते हो कि कोई बात ही नहीं है। शुरू में कंसल्टेंट हायर कर लो, क्या दिक्कत है, कंसल्टेंट लगे रहेंगे। ओके, मिनिस्ट्री, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, तो उन्होंने कहा अगर आपको क्रिएट करना है या एक्सपेंड करना है फूड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, तो हमसे सब्सिडी ले लो। अगर आप इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन बनाना चाहते हैं, हमसे पैसे ले लो। सोचो, फूड वालों के लिए बढ़िया हो गया ना ये वाला। तो यानी कि मिनिस्ट्री भी स्कीम निकालती रहती है। इसी तरीके से जो स्टेट्स हैं, जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब है, दिल्ली है, लाइक तमिलनाडु वाला, अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी स्कीमें निकलती रहती हैं, निकलती रहती हैं, निकलती रहती हैं। क्या हम अवेयर हैं? नहीं अवेयर हैं? तो चलो ये देखो, एक ना msme.gov.in के ऊपर आप जाएंगे, वहां पर एक ऑल स्कीम का कॉलम है। ये देखो, मैंने दबाया बटन और खुल गया। कहाँ चला गया मैं? msme.gov.in पे चला गया। और ऑल स्कीम का जैसे हम बटन दबाएंगे तो वेबसाइट के अंदर जितनी भी स्कीम्स हैं आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है, स्टेट गवर्नमेंट की इसके अलावा है, मिनिस्ट्री की इसके अलावा है। आप पहले ये वाली देख लो, एमएसएमई की जो स्कीम्स आ रही हैं, अभी दिखाते हैं। अभी ये ओपन हो रहा है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं, देखो ये साइट भी आराम से खुल रही है। चलो वो तो मेरा ही हो सकता है, नेटवर्क धीरे आ रहा होगा, लेकिन अब पेशेंस डेवलप हो रहे हैं। कहते हैं वेट करो, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, वेट कीजिए। तो मैंने वेट पे क्लिक किया और इसको प्रोसेस कर दिया। ओके, तो तो देखते हैं, मतलब क्या राइट एग्जांपल सेट हो गया है ना, एकदम राइट एग्जांपल सेट हो गया है। हमारी पीपीटी ने कहा कि हमें सब्सिडी चाहिए, सभी स्टेट्स भी देती हैं, उसके लिए वेबसाइट है। तो जैसे ही उन्हें वेबसाइट पे क्लिक किया, दोबारा क्लिक करते हैं, उसी समय, अब भगवान जाने इंटरनेट की समस्या है। अगर इंटरनेट की समस्या होती तो आपको मेरी आवाज कैसे नजर आ रही, सुनाई दे रही होती? कोई बात नहीं, लेकिन अभी खुल जाएगी ये। तो मैं तो काफी देखता रहता हूँ, आप खोल के देखो ना, आप खोल के देखो। अगर आप लैपटॉप से देख रहे हो, मोस्टली सुबह सुबह तो आप मोबाइल से देखते हो, कोई बात नहीं, आप ये वाली साइट खोलो। कौन सी साइट? msme.gov.in/all schemes, या सिंपल यही खोल लो msme.gov.in, तो उसके ऊपर ऑल स्कीम का बटन आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बार डायरेक्टली, हाँ खुल गई, ओपन हो रही है। अब ये ब्लू कलर में आ गया, इट इज गेटिंग ओपन। एक काम करते हैं, हम यहाँ से सीधा डालते हैं msme., ये इंटरनेट स्लो चल रहा है या आपको मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है? आर यू एबल टू हियर माय वॉइस वेरी क्लियरली? इफ यस देन प्लीज टाइप यस समबडी इन द चैट बॉक्स। अच्छा, आपने कहा शायद रॉन्ग नेम की वजह से है। हाँ, आवाज तो क्लियर आ रही है। मैंने इसी साइट से खोला है ये, अब एमएसएमई पे खोल लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, नाम ही गलत था। तो ये लो msme.in के ऊपर, हाँ खुल गई ना। यहाँ पर जाएंगे स्कीम के ऊपर, इसको मैंने क्लोज किया और स्कीम के ऊपर जाके ऑल स्कीम पे क्लिक किया। अब ये देखिए, ये आ गई स्कीम आपकी। पॉइंट नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एंड अदर क्रेडिट सपोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ खादी के अंदर ये आ गया। फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये देखो मैंने अभी बताई ना आपको 3.3.1,
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, इसके बारे में अभी हमने बात की है। मार्केटिंग सपोर्ट है, लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव, ये बड़ी सही स्कीम है लीन मैन्युफैक्चरिंग वाली। ये कौन सी थी? CLCSS, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। ये टाइम इसका एक्सटेंड होता रहता है, बहुत सारी कंपनीज के लिए है। आप देखो, मार्केटिंग सपोर्ट थी, लीन मैन्युफैक्चरिंग है, डिजाइन क्लिनिक है, टेक्नोलॉजी क्वालिटी अपग्रेडेशन है, एंटरप्रेन्योर मैनेजर डेवलपमेंट है, इनेबलिंग, लाइक दैट। ये अलग-अलग तरह की स्कीम्स हैं। ये हो गई आपको, और आराम से स्टडी करना है इसको, कोई टेंशन नहीं है। आप इसको तसल्ली से स्टडी करो, आप देखो कि कौन-कौन सी स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल हो सकती है, उसके ऊपर आपके फाइनेंशियल कंट्रोलर लग जाएँगे। चलो, अरविंद जी का एकदम स्मूथली ओपन हो गया, यानी कि मेरा ही नाम लिखने में कोई गलती रह गई होगी, तो खुल गया, सबके लिए ओपन हो गया, थैंक यू। आप इसी बहाने देख भी लेना। चलो, अब ना एक बड़े ही जज़्बाती, बड़े अच्छे, मतलब बहुत ही मेहनत करने वाले एक कंसल्टेंट हैं, जिनका नाम है मुकेश मोहन गुप्ता। उनकी ना एक यूट्यूब चैनल है, एमएसएमई हेल्पलाइन। मैं काफ़ी सालों से ना इनका देखता रहता हूँ। मैंने कहा चलो इनको मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि गिविंग जो है ना, वो बड़ी अच्छी रहती है, तो आप देखना इनका। मतलब ये ना, आप मुकेश मोहन गुप्ता जी की यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएँगे, उसका नाम क्या है? एमएसएमई हेल्पलाइन। तो वाक़या ही इस बंदे ने बड़ी मेहनत की है, सर ने बहुत मेहनत की है। तो मेहनत कर के ना देखो कितना कुछ निकाला इन्होंने। लोन स्कीम फॉर एमएसएमई, और लोन कैसे लें, अगर बैंक मना करता है तो बैंक से डील कैसे करना है, उनको हड़काना कैसे है, इस तक की वीडियो बना रखी है उन्होंने। मतलब बहुत अमेज़िंग काम कर रखा है इन्होंने। तो ये देखो, एमएसएमई की डेफिनिशन की पूरी जानकारी, अपना खोया हुआ एमएसएमई नंबर कैसे पाएँ, उद्योग रजिस्ट्रेशन कैसे करें, और इंटरेस्ट में 2% की छूट जो 2% तक बढ़ी थी। आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये जब चैनल स्टडी करेंगे ना, तो मैं तो इनको काफ़ी सुनता हूँ इनको ना, जब कोई बात होती है तो इनको रेफ़र भी करता हूँ। तो मेहनत करते हैं ये, मेहनत करती हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। तो आप कह रहे थे कि एमएसएमई के लिए अगर आपको और जानकारी चाहिए, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी जुटा रखी है अपने चैनल के अंदर। मैंने काफ़ी डीपली स्टडी किया है इनका। तो क्या नाम है चैनल का? एमएसएमई हेल्पलाइन। तो आप सर्च कर लेना गूगल के ऊपर। ठीक है जी। तो पॉइंट ये आता है कि व्हाई टुडेस सेशन इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप फ्लड करें अपने बिजनेस को विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो। मिलेनियर और बिलियनियर का डिजाइन क्या है? फॉर अ कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम विदाउट वेस्टिंग टाइम इन ट्रायल एंड टेक्निकल डिपेंडेंसी। वो क्या था कि आप ना कैश फ्लो का फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करें। अब देखो, जब सब्सिडी था वो कैश फ्लो को पुश दे रही है कि नहीं दे रही? यस, दे रही है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आपका कवर किया। इस तरह से ना टाइम टू टाइम मैं टॉपिक कवर करता रहता हूँ। साइट का नाम है jsaonline.in। साइट का नाम क्या है? jsaonline.in। तो आप क्या करो, एक बार अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो बहुत ही बढ़िया, मोस्टली बहुत ही बढ़िया। अगर अभी तक आपने जेएसए ऑनलाइन का 7 डेज का फ्री ट्रायल नहीं लिया, तो आपने क्या करना है, मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूँ आपको। मैंने चैट बॉक्स के अंदर jsaonline.in का लिंक दे दिया। आप इस पे क्लिक करो, और अवेल 7 डे फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करोगे, तो उसके अंदर आपने नाम, ईमेल, मोबाइल और कंपनी नेम टाइप करना है। तो जैसे ही ज्वाइन 7 डे फ्री ट्रायल करोगे, उसकी डिटेल हमारे पास पहुंच जाएगी। तो आप ना सभी तरह की वीडियो को एक्सेस कर सकते हो बड़े इजीली। वो कैसे करोगे? उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप इस पे जाओगे JSConline.in के ऊपर, JSConline.in पे जाने के बाद आपने ज्वाइन कर लिया, फिर आपका सेम डे एक्टिवेशन हो जाएगा। लॉगिन पे क्लिक करोगे, जिस आईडी से आपने रजिस्टर किया है, उस जीमेल की आईडी के थ्रू जब आप लॉगिन करोगे, तो आपको ये साइट खुल जाएगी। कौन सी? JSConline.in। उसके बाद क्या होगा, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आस्क योर क्वेश्चन पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा जैसे ही आपने 5 AM मास्टर क्लास वाले पेज के ऊपर क्लिक किया, तो आज से पहले जितने भी मैंने टॉपिक कवर किए हुए हैं, सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको। कैश फ्लो फ्रेमवर्क, टैक्स प्लानिंग, बेसिक, 7 सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड बिलियनियर, व्हाई कैश कर दिस बिजनेस, लाइक दैट। ये सारे के सारे टॉपिक आपके पास अवेलेबल हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ना जीएससी ऑनलाइन को ऐसे देखो कि इट इज ए हेल्पलाइन हेल्पिंग पीपल टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। आपके माइंड में क्वेश्चन है ना, व्हाट टू डू टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस? तो मेरा आंसर हमेशा ये रहता है, आप इंप्लीमेंट करो। किसे? कैश फ्लो फ्रेमवर्क को। भाई कैसे करें इंप्लीमेंट कैश फ्लो फ्रेमवर्क को? आप ना एक बार ये कैश फ्लो फ्रेमवर्क की वीडियो भी देख लेना कि किस तरीके से बिजनेस मॉडल,
कैश फ्लो मॉडल, कैश रिजर्व और 6 जार टेक्नोलॉजी आपने एप्लीकेबल करनी है। फिर जितने भी आपको फॉर्मेट चाहिए, वीडियो चाहिए, राइटअप चाहिए, होम पेज के साथ में जो इंडेक्स का बटन है, वहां पर मैंने दे दिए ना सारे के सारे इंडेक्स के अंदर जो आपको पॉइंट चाहिए थे, फाइनेंशियल समरी का, कैश फ्लो का, वर्किंग कैपिटल का, उसकी वीडियो राइटअप फॉर्मेट सारे के सारे हैं। आप जैसे ही वीडियो पे क्लिक करोगे, वीडियो ओपन होगी, राइटअप के ऊपर नोट्स आ जाएंगे और फॉर्मेट के अंदर वो रिस्पेक्टिव फॉर्मेट आ जाएगा। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ जीएसए ऑनलाइन। कोई क्वेश्चन अभी भी आपका आपके माइंड में आ रहा है तो मुझसे राइट नाउ पूछ लो, 5 AM लाइव पार्टिसिपेशन वालों। ओके, आ गया क्वेश्चन, लेट मी आंसर टू योर क्वेश्चन। If you wish to raise equity capital for long-term working capital, BSE and NSE has SME platform for listing of equity share for small and medium enterprises. You may refer to me for MSME listing and fundraising. I'm a merchant banker. Yes, अरविंद जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हो, बहुत रियल अच्छे वाला वैल्यू एडिशन कर रहे हो। तो जिनको भी अरविंद जी से कॉन्टेक्ट करना है, प्लीज कॉन्टेक्ट करें, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। श्रीनिवासन जी कह रहे हैं, इफ पेमेंट डिफॉल्टिंग कंपनी इज प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप कंपनी, एमएसएमई एक्ट इज एप्लीकेबल, आई नीड टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम सच कंपनी। हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप उसके लिए एलिजिबल हो और आप करो, उसके लिए कार्रवाई शुरू करो। मुझसे 1 to 1 कर रहे हैं ना, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, आप उसके लिए कार्रवाई शुरू करो। Okay, so thank you very much everybody for participating today, and if you have any question please ask that, otherwise thank you, and you can safely exit from today's 5 AM cash flow mastery session. Just reply in the feedback, did you get the value? If you get the value, then please type value in the chat box or something, whatever is coming in your mind. And thank you, thank you, thank you very much for participating in today's workshop. Thank you, thank you, thank you. एक क्वेश्चन आ गया है रिकी खुराना जी का। रिकी जी, आपको नाउ नो लॉन्गर अ मैन्युफैक्चरर, अर्लियर आई वाज वन उद्योगदार, इज देयर आई कैन अवेल द बेनिफिट? देखो, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर होना जरूरी है रिकी जी, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर होना जरूरी है, तो दिखाएंगे आपको मैन्युफैक्चरर या। ओके बाय, थैंक यू।